नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बा? हमारो हालचाल बढ़िया बा। और मंच पे बोलने का बहुत कम अभ्यास है, तो मेरे दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है। मैं क्या बोलूँगी। हाँ, ये ऐसा होता है मेरे साथ। और मंच पे जब इतने सारे अनुभवी और बड़े लोग उपस्थित हों तो मुझे लगता है कि कुछ गलती ना हो जाए, लेकिन एक बात के लिए आश्वस्त भी रहती हूँ कि कुछ गलती भी होगी तो माफी मिल जाएगी। सभी बड़े हैं यहाँ पे, सबसे छोटी हूँ मैं। भोजपुरी लोकगीत लिखती हूँ, गाती हूँ। और आप लोगों को पता ही होगा वर्तमान में भोजपुरी की क्या स्थिति है। भोजपुरी में अब तक मुझे लग रहा है कि महिला विरोधी गीत ही बने हैं। लगाई नहीं चोलिया के हुक राजा जी, तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। हाँ, यही सच्चाई है। वो गाने वाले लोग अलग बात है कि आज सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और ये बताते हैं कि हमने गलत किया है, या फिर ये सारी चीजें। क्योंकि मैं गीत गाती हूँ, बोलना बहुत आता नहीं है मुझे, तो मैं 2-4 गीत ही सुनाऊंगी जो मैंने महिलाओं के लिए लिखे हैं। वो गीत मैं सुनाऊंगी और भी 1-2 गीत सुनाऊंगी। मैं शुरुआत करती हूँ, ठीक है ना? अच्छा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट देखने की एक्टिंग कर रही हूँ, पर अंदर से हाथ हो रहा है मेरा। यही सच्चाई है, मतलब मैं ये जेन्युइन बात बोल। अच्छा, एक और बात जो मेरे मन में थी, जब भी इस तरीके से कोई महिलाओं का संगठन होता है, महिलाओं का सम्मेलन होता है, तो वहां जाने के लिए मैं सच में बड़ी एक्साइटेड होती हूँ। मुझे लगता है कौन क्या पहना होगा, उनका साड़ी कैसा लागत रहे, उनका हेयर स्टाइल कैसा था, उन्होंने कैसा टैटू कराया था। अच्छा, ये मेरे मन की बात है। लेकिन मैं भोजपुरी से आती हूँ, मैं बिहार से आती हूँ, मैं भोजपुरी गीत गाती हूँ। वहां की गांव देहात की एक महिला जो बहुत फ्रस्ट्रेट है, उसके बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, पति बेरोजगार है और उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। गांव में भी 1-2 बीघा खेत बाड़ी है, समझ में नहीं आ रहा है। बस उसको इतना पता है कि 2014 में कोई आया था और बड़ी बड़ी बातें करके गया था, और अभी 2023 आ गया, कुछ हुआ नहीं। उसके मन के भाव क्या है मैंने भोजपुरी में लिखे हैं, मैं सुना रही हूँ। मेरे साथ आप लोग भी सुनाइएगा। सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। अच्छा, भोजपुरी में आप लोग जानते होंगे गारी की भी विधा है। राम जी जब बियाह करने मिथिला गए थे तो सखियों ने गारी गाया था, अवध की नारी है बड़की, खूब गरियाया था। तो मैंने साहेबवा के लिए गारी लिखा है, मैं वो सुनाती हूँ। हे साहेबवा सुनाओ सारी जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। सुनाओ भोली जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। अरे हिर साहेबवा के डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं है जी, डिग्री नहीं है। हे दिखाओ चौकी दरवाया अपन डिग्री दिखाओ। सुनाओ भोली जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। अरे हीरे फकीरवा के कपड़ा नहीं है, कपड़ा नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है। इनके 10 लखिया सूट पहनाओ, पहनाओ भोली जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। अरे हिर साहेबवा के गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है जी, घोड़ा नहीं है। हे अडानी के जेट दिलवाओ, दिलवाओ भोली जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। अरे ऐसन साहेब के नइखे जरूरत, नइखे जरूरत आइल शुभ मुहूर्त। हे जी 24 में इनके हटाओ, हटाओ भोली जनता साहेबवा के गारी सुनाओ। हे साहेबवा के देवो चुनी चुनी गारी, चौकीदारवा के देवो चुनी चुनी गारी। 15 लाख के वादा जे कइले, 9 साल बीतल पैसा न अइले। हे जी 24 में पलड़ा
विरोधियन के भारी, साहेबवा के देबो चुनी चुनी गारी। झोला उठाओ झोला लेके चले जाओ, मन की बात कहीं और सुनाओ, तो हर 24 में ढील होइला मर्दारी, साहेबवा के देबो चुनी चुनी गारी। 14 में गोवाइल फकीर हो, 2 करोड़ नौकरी के खिचलस लकीर हो। ए जी नौकरी ना चकरी बढ़ल बेरोजगारी, साहेबवा के देबो चुनी चुनी गारी। एक और गीत सुनाती हूँ। अरे भीख नाही हक सरकार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार। अच्छा, इतना सोफिस्टिकेटेड बनने की जरूरत नहीं है, थाली भी नहीं बजा रहे, गुनगुना भी नहीं रहे। ऐसे मैं कैसे गा पाऊंगी महाराज, थोड़ा ऊर्जा दिखाइए आप लोग भी। अरे भीख नाही हक सरकार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। अरे 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा। सुना, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, खेत बाड़ी जमीन ना पधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। अरे पढ़त पढ़त, आप लोगों के लिए जो नौजवान बैठे हुए हैं, अरे पढ़त पढ़त झरी गईले चानी पर के बार, नौकरी कहिया मिली। अरे पढ़त पढ़त झरी गईले चानी पर के बार, नौकरी कहिया मिली। दूलरुआ बबुआ भइले भार, नौकरी कहिया मिली। अरे भीख नाही हक सरकार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। अरे देश के इकोनॉमी के बैठ गइल भट्टा, आँख खोल देखा मलिकार होंगे झूठा, खेत बाड़ी जमीन ना बधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। अरे उमर आधी आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली। उमर आधी आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली। नवहा धुने लेका पार, नौकरी कहिया मिली। एक बार मैं बोलूंगी, हमके चाहिए ना कुछ और, तो आप लोग रोजगार चाहिए बोलिएगा, ठीक है? मेरा साथ दीजिएगा। हमके चाहिए ना कुछ और, रोजगार चाहिए। हमके चाहिए ना कुछ और, रोजगार चाहिए। हमके चाहिए ना कुछ और, रोजगार चाहिए। इतना दिखाई अपने घर में बोलते कि खा पी के नहीं आया। हमके चाहिए ना कुछ और, रोजगार चाहिए। हमके चाहिए ना कुछ और, रोजगार चाहिए। बहुत धन्यवाद। बहुत कम मन से सुन रहे हैं आप लोग, लेकिन कोई बात नहीं। मैं, क्योंकि ये महिलाओं का मंच है, तो मैंने एक गीत और लिखा है। सास पतो एक दिन झगड़ा कर लिए, तो सास ने कहा कि बहुत लड़ाकिन बढ़ू तुम, बहुत चढ़बाक बढ़ू तुम। भोजपुरी में ऐसे ही बोला जाता है, अगर आप लोग भोजपुरी समझते होंगे तो हमारे नियन तनी ढीठ पतो रहल हुई। तो उसने बोला कि हम खाली मर्दे ले झगड़ा ना करब, हम केवल मर्द से नहीं लड़ेंगे, हम केवल ससुर से नहीं लड़ेंगे, भसुर से नहीं लड़ेंगे, हम केवल सास से नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव भी लड़ेंगे। है कि गहना और कान में कबाली, नथिया, मनटिक्का के बीच में हमको मत बांधिए। ये सब गुलामी है, ये सब बेड़िया है, इसको सब बेच दीजिए, खेत बाड़ी रहन रख दीजिए, हम प्रधानी लड़ेंगे, ऐलान कर दीजिएगा। कहती क्या है, मैंने गीत लिखा है ऐसे 1.5 साल पहले लिखा था, आप लोग सुनिएगा। अरे गहना बेचदा, गुड़िया बेचदा, हरवा बेचदा, चूड़िया बेचदा, खेतवा धैदा रेहन पलम प्रधानी लड़ब, पिया हो प्रधानी बनब। गहना बेचदा,
मन में का भाव बा। अरे जितला के बाद हमार बैंकवा के खाता चरचराई हो। सुना गौवा जवार चाहे के तनु खिसियाई कचकचाई हो। भाव न देह भाव काल मेरा हब, भाव न देह भाव काल मेरा हब। सिल्क सड़िया पहन बलम परधानी लड़ब, या परधाइन बनब। अरे जितला के बाद हमार, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ। अरे दुबर पातर दहिया हमार, देखिया कुछ दिन में मोटाई हो। अरे थरिया में मुर्गा भात निकहन के सैया सर पोटाई हो। बैठी बोलेरो परधाइन कहाइब, बैठी बोलेरो मुखियाइन कहाइब। बदली रहन सहन बलम परधानी लाड़ब, पिया हो परधाइन बनब। गहना बेच दा, गुड़िया बेच दा, हरवा बेच दा, चूड़िया बेच दा। खेतवा धाई दा रेहन बलम परधानी लाड़ब। अरे ईटा के दीवाल पे बुझाता ना भोजपुरी। अरे ईटा के दीवाल पे पुट्टी पलस्तर हो आई हो। ओकरा ऊपर चूना पेंट रंगाई पुताई लकलकाई हो। बदली रहन सहन बलम परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब। अच्छा समय है ना मेरे पास। सबसे छोटे होने का फायदा यही होता है, मुझे कहा गया है कान में कि 10 मिनट तो हर एक्स्ट्रा बा। तो मैं बड़ी खुश हूँ। मैंने यूपी में काबा, वो मुझे पता था कि आप लोग जरूर सुनेंगे। यूपी में काबा मैं सुना देती हूँ। आइए, अच्छा डिमांड भी आ रहा है। अच्छा नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो पीड़ित तो है, एकदम सही बात है। मैं एक बार यूपी में काबा सुना देती हूँ और इसके बाद मैं संविधान गीत गाऊंगी। मैंने मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं भोजपुरी में, तो वो भी मैं सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं यूपी में काबा सुना देती हूँ। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, हाथरस के निर्णय जो हद लड़की के परिवार बा। काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। टिकठिया कफन नोचत कुकुर बिलारवा। हे बाबा काबा यूपी में काबा। अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। किसानन के छाती पे रंगत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोल के जिम्मेदार बा। काबा यूपी में काबा। अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। गोरखपुर में खून से रंगल बोतल पूरा खाकी बा। अरे काबा यूपी में काबा। जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा। एमपी में काबा वो भी सुना देती हूँ। अच्छा एमपी में काबा की कहानी ये है कि मेरे खिलाफ ऐसे तो मामा लाडली भांजी करते रहते हैं, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस लाडली भांजी जो कितनी प्यारी सी बच्ची है, प्यारी बच्ची हूँ ना, इसके ऊपर 4 FIR दर्ज कराया मामा ने। लेकिन कोई बात नहीं, अब मामा हमारे ऊपर FIR करेंगे तो अब उनके लिए हम कोई प्रार्थना और चरण वंदना गीत तो गाएंगे नहीं, हम भी उनसे सवाल पूछेंगे अपने स्टाइल में। अच्छा याद है आप लोगों को, बहुत इतना ही प्यार बनाए रखिएगा। मैं एमपी में काबा सुनाती हूँ। अरे मामा के
परिवार बा। काबा एमपी में काबा, अरे भाजपा के नेतवा त झाड़त रुआब बा, भाजपा के नेतवा त झाड़त रुआब बा, आदिवासी के कपार पे करत पेशाब बा। काबा एमपी में काबा, अरे एमपी वाले मामा जी के करतूत निराला बा, एमपी वाले मामा जी के करतूत निराला बा, अरे महाकाल अरे पटवारी ये पेंशन व्यापक घोटाला बा। काबा एमपी में काबा, अरे भांजा बेरोजगार बा, नौकरी के इंतजार बा, 16 माह से सड़क पे बैठल एमपी के होनहार बा। काबा एमपी में काबा, लाडली बहना शिक्षा मांगे मांगे रोजगार बा, बाकी 1000 के कौड़ी बाटत मामा के परिवार बा। काबा एमपी में काबा, कर्जा में सरकार बा, बढ़ल भ्रष्टाचार बा, अरे आदिवासी के सिर पे लटकत मामा के तलवार बा। काबा एमपी में काबा, अरे एगो मामा कंस रहले, दूसर मामा शकुनी रहले, कलयुग में तीसराई मामा के अवतार बा। काबा एमपी में काबा। इसमें हालांकि मैंने पार्ट 2 पार्ट 3 भी लिखा है, लेकिन मैं एक मौलिक अधिकारों के गीत सुनाती हूँ। मैं जहां भी जाती हूँ मुझे लगता है कि मेरे इस गीत को कब सुना गया, इसीलिए मैं जिस मंच पे जाती हूँ उस मंच पे जरूर सुनाती हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पे मैं काबा लिखती हूँ और गाती हूँ, कई लोगों को लगता है कि मैं भाजपा विरोधी हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो आलोचना है वो लोकतंत्र का साबुन है। सरकार किसी की भी हो, आलोचना होती रहनी चाहिए। अगर हम आलोचना नहीं करेंगे, बस सरकार की जय जयकार और वाहवाही करेंगे, सरकार बहादुर की जय, तो भेड़ बकरियों की तरह हाँक दिए जाएंगे। हम लोग हाँके जा भी रहे हैं और आगे भी बहुत बुरा स्थिति होने वाला है। उससे पहले कि संभल जाइए और सवाल करना सीखिए। मैंने मौलिक अधिकारों के गीत लिखे हैं, हो सकता है थोड़ी बोरियत हो जाए क्योंकि बहुत एंटरटेनिंग नहीं है, मैंने प्रॉपर वैसे लिखा हुआ है। सुनाती हूँ, 2-3 मिनट समय लूंगी। चाय भी ले लूंगा, वही देखो इतना प्यार लुटावल जाता है। ओ संविधान के सुनला विचार भैया, आवा समझया पान अधिकार भैया, संविधान के सुनला विचार भैया, आवा समझया पान अधिकार भैया, तोहर पहिला अधिकार हवे समता के हो, जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो, केहू छोट बड़ ना बराबर भैया, आव समझयापन अधिकार भैया, 14 से 18 के सार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया, तोहर दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता के हो, बोले पढ़े रहे घूमे के आजादी देवे हो, समुदाय व्यवसाय के आजादी देवे हो, 19 से 22 के गुहार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया, तोहर तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी बेगारी के विरुद्ध, 23 से 24 कहे बार बार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया, चाहे मंदिर जइहा चाहे मस्जिद जइहा, चाहे चर्च में चाहे गुरुद्वारा जइहा, पूजा पाठ पे हक बा तोहार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया, भाषा बच जाए कल्चर तोहार, माइनॉरिटी लोगन के हित के विचार, एहो 29 से 30 के पुकार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया, तोहर घर से भइल घर के हुगी रफ्तार, 24 घंटा में कचहरी करे खुद विचार, 32 से 35 के जुगाड़ भैया, आव समझयापन अधिकार भैया।
कि आज हम लोग टेक्निकल डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, इंटर किया, बीटेक कर लिया और ये सारी चीज़ें, फिर बेंगलोर चले गए, बम्बई चले गए नौकरी के लिए, और संविधान को जानने का मौका नहीं मिला। या फिर मैं गांव से आती हूँ, मैं बिहार से आती हूँ, मैंने कहा पहले भी मैं भोजपुरी भाषा बोलती हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है आज भी महिलाओं को अपना हक नहीं पता है। तो मैंने सोचा कि अपनी लोकल भाषा में, मैं भोजपुरी भाषा में उनके अधिकारों की बात करूं, तो इसलिए मैंने ये गीत लिखा था। बाकी क्योंकि अब ये महिलाओं का एक और गीत मैं सुनाऊंगी, एक प्रसूता स्त्री का दर्द सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि स्त्रियों का दर्द गायब हो जाता है, कहीं लिखा भी नहीं जाता है यार। तो वो मैंने सोचा कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे एक महिला ने बीच सड़क पे एक बच्चे को जन्म दिया और इसके बाद 165 किलोमीटर लंबी दूरी तय करके, मुझे नहीं पता कोरोना के आंकड़े छुपा दिए जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर लोकगीत में उस प्रसूता स्त्री का दर्द रहेगा तो वो आगे तक चलता रहेगा, लोगों को पता लोकगीत के माध्यम से कम चलेगा जरूर कि ये भी हुआ था कोरोना के टाइम पे। मैं गीत सुनाती हूँ, एक महिला का दर्द सुनाती हूँ, एक महिला जो बीच सड़क पे एक बच्चे को जन्म दिया है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव से हूँ और मैं वहाँ टीवी पे देख रही थी कि ये चीजें हो रही हैं, और मैं सोच रही थी कि जैसे हमारे घर में भौजाइयों को लड़का होता है, लड़की होती है, तो सोहर सुनाया जाता है, सौरी में बाड़ी, छटकी में बाड़ी, तो सोहर खिलौना गाया जाता है। लेकिन बीच सड़क पे उसके लिए कोई सोहर खिलौना नहीं गाने वाला है। तो मैंने सोचा पता नहीं वो मेरा वीडियो देखी होंगी, नहीं भी देखी होंगी, लेकिन मैंने उनके लिए एक सोहर लिखा था। मैं सोहर आप लोगों को सुनाती हूँ। अरे उठेला दरदिया कमरिया में, बीचे रे बजरिया में हो, ललना लाज लागे हमारी नजरिया में, देखे लोग बजरिया में हो। अरे अटकल परान अध जल में, अरे सभवा सकल में न हो, ललना गाढ़े विपतिया के पाल में, होरी लाजाना माल हो। राजा जी लाज लागे हमारी नजरिया में, देखे लोग बजरिया में हो। अरे अइला हो बबुआ भुखाइल, बड़ी रे खुआइल न हो, ललना पाप लागी माई, कहाइल मोर छतियो सुखाइल हो, ललना लाज लागे हमारी नजरिया में, देखे लोग बजरिया में हो। अरे उठेला दरदिया कमरिया में, बीचे रे बजरिया में हो, ललना लाज लागे हमारी नजरिया में, देखे लोग बजरिया में हो। अच्छा एक और सोहर याद आ गया, सुना तो क्या, एकदम छोटे बच्चे की तरह कर रही हूँ मैं, लेकिन मतलब मैं समझ पा रही हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। जब आप बैठी हो तो मेरा बच्चा बन जाना ठीक है ना। एक और सोहर सुनाऊंगी मैं। अरे 2014 में बियाह भइले 19 में, गवनवा भइले 19 में, गवनवा भइले हो, ललना 6 साल भइले, बियाह के बिकसवना जनमाल हो, ललना 6 साल भइले, बियाह के बिकसवना जनमाल हो। बिकसवा काहे नहीं जन्म ले? अरे राजा जी साथ रहेंगे तब ना कुछ बात होगी। अरे जनवरी में राजा जी जापान घूमे, फरवरी फ्रांस घूमे, फरवरी
बहुत जो है ओझा गुनी को भी दिखाया। अरे डॉक्टर देखाईनी बंगाल के पैदा, बिहार के केरला, असम के हो ओझैती करैनी उत्तर प्रदेशवा विकसवना जनमल हो। काहे नहीं जन्म ले? अरे राजा जी के गोदिया में मोर खेले कन्हिया पे, सुगा में नाची रही चुरुंग खेले हो। ललना राजा मन भावेना, मनुष्यवा विकसवना जनमल हो। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा सिंह राठौर, और इस सभागार को संगीतमय और संवेदनशील बनाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और नेहा जी, तालियों में कमी नहीं थी। मैंने देखा कि सभागार में दोनों हाथों से थाम के मोबाइल से आपके गानों की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो इसलिए तालियों में कहीं से कमी नहीं थी। तो इस उद्घाटन सत्र को आगे बढ़ाते हुए अब आपके सामने रिवायत की वरिष्ठ और निडर पत्रकार आरफा खानम शेरवानी जी मौजूद है। काफ़ी देर से तमाम साथी यहाँ हम लोग हैं और हम लोगों के लिए ये बहुत खुशी का, बहुत सम्मान का अवसर है कि हमारे मंच पर आज देश की ऐसी हस्तियाँ रही हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है जो इस मोदी सरकार के खिलाफ लड़ रही हैं, जो दमन का शिकार हुई हैं लेकिन चुप नहीं। और हमारा महिला संगठन आज देश भर की उन तमाम महिलाओं के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, मुखर आवाज देने के लिए अपना ये राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहा है। और उम्मीद करते हैं कि हमारे अतिथियों ने जो सलाह दिया है, सुझाव दिया है, हम उसको आगे बढ़ाने की बातचीत हम लोग करेंगे और महिला आंदोलन को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथियों, महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, लेकिन ये बिल पिछले 27 वर्षों तक लटका रहा है और 27 वर्ष तक जो सवाल अनसुलझा था उसको इस सरकार ने नहीं छुआ है। मोदी जी कहने को कह रहे हैं कि हमने बिल पास कर दिया, हम तमाम लोग जान रहे हैं कि ये बिल कब लागू होगा ये कुछ भी निश्चित नहीं है और ये छला हुआ है। अब बहुत समय नहीं है उस पर विस्तार से बात की, साथियों ने रखा है इसको। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसमें जो शर्त लगाया गया है कि पहले जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद ये महिला आरक्षण बिल लागू होगा। और ये महिला आरक्षण बिल जब ये पास होगा उसके बाद से 15 वर्षों के लिए, जब ये कानून बन जाएगा राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद 15 वर्षों के लिए रहेगा। 21 की जो जनगणना होनी थी, कोविड के नाम पर इस सरकार ने उसको टाल दिया। तमाम दूसरे देशों में जनगणना हुई लेकिन भारत में जनगणना नहीं की गई। अब जनगणना कब होगी ये कोई नहीं जानता। उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया चलेगी और ये काफी लंबा समय लेने वाला पूरा जटिल प्रक्रिया है। इसलिए महिला आरक्षण बिल एक छलावा के रूप में हमारे सामने इस सरकार ने पेश कर दिया है। 24 में उसका वो फायदा लेना चाहते हैं। चारों तरफ मोदी जी के पोस्टर जरूर लग गए हैं कि थैंक यू मोदी जी। ये पोस्टर भाजपा ने जरूर लगाया है। इस देश की महिलाएं उनको थैंक यू नहीं कह रही हैं। इस देश की औरतों का सवाल है कि इतनी बड़ी धोखाधड़ी तुमने हमारे साथ की। जितनी गोपनीयता से, जितनी हड़बड़ी में इस बिल को पेश किया है। पहले दिन तो खूब प्रचार हुआ, लगा कि वाकई महिला आरक्षण मिल रहा है महिलाओं को, लेकिन जब प्रारूप सामने आया हम आप सब इसको देखें। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि आरक्षण के भीतर आरक्षण की जो मांग है ये बिल्कुल जायज मांग है और हम लोग इस सवाल को लगातार उठाते रहे। आज आपने सुना, चाहे वो मीना कोतवाल की बात हो,
चाहे वो आरफा खानम की बात हो, चाहे तमाम लोगों की बात हो, कि कैसे आज भी समाज के भीतर जो वंचित समाज की महिलाएं हैं, जो पिछड़े समाज की महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो दलित हैं, उनको आज दोहरा शोषण झेलना पड़ रहा है, एक महिला होने की वजह से और एक वो पिछड़े अति पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समुदाय की होने की वजह से। तो अगर हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आजकल मोदी जी भी बहुत सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और सामाजिक न्याय की बात करते हुए वो कहते हैं कि तुष्टीकरण की जो नीतियां चली हैं उसकी वजह से सामाजिक न्याय इस देश में नहीं मिला है। हम पूछना चाहते हैं, हमारा ये सवाल है कि ये कौन सा सामाजिक न्याय होगा जिस सामाजिक न्याय के भीतर उस समाज की महिलाओं की गिनती नहीं होगी, जिस सामाजिक न्याय के भीतर दलित महिलाओं की, पिछड़ी महिलाओं की गिनती नहीं होगी। अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला करने के लिए आपको कानूनों में बदलाव करने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर उनके लिए आरक्षण की मांग होगी तो कहा जाएगा कि ये धार्मिक रूप से हमारे संविधान में ये बात नहीं है, ये नहीं किया जा सकता। आज मोदी जी महिलाओं की एकता के पैरोकार बने हुए हैं, कह रहे हैं कि ये बात जो उठाई जा रही है इससे महिलाओं की एकता टूटेगी, लेकिन हम तमाम महिलाएं जानते हैं कि इस समाज में अगर वास्तविक एकता बनानी है वो एकता तभी होगी जब समाज के हर तबके को बराबर अवसर मिलेगा। किसी लोकतंत्र की ताकत ये नहीं होती है कि वो बहुमत की सरकार होती है। लोकतंत्र की विशेषता ये होती है कि उस लोकतंत्र के भीतर जो वंचित हिस्सा है, जो पीछे छूटा हुआ हिस्सा है, उस हिस्से के अधिकार की गारंटी आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसलिए लोकतंत्र का ये तकाजा है, लोकतंत्र की ये जरूरत है कि जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है उस महिला आरक्षण बिल के भीतर दलित महिलाओं की, पिछड़ी महिलाओं की और अल्पसंख्यक महिलाओं के भी अधिकार की बात हो। 33% के भीतर स्पेशल कोटे के भीतर कोटे का इंतजाम हो, आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग हो है, और इसको लेकर हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। 24 में ये क्यों नहीं लागू हो सकता है? ये जो अनिश्चित बनाया जा रहा है तो इसको तत्काल लागू करने की जरूरत है, और हम ये भी मांग कर रहे हैं कि विधान परिषद और राज्यसभा इन दोनों जगहों पर भी ये महिला आरक्षण बिल लागू होना चाहिए। तो ये आज एक सवाल जो पूरे देश के सामने मोदी जी नारी शक्ति वरण की बात कर रहे हैं, इन्होंने महिला अधिकार हनन किया है। ये वक्ताओं ने कहा कि ये जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं, वास्तव में यही है। हमें किसी वंदना की जरूरत नहीं है, हमें हमारे अधिकार की जरूरत है। और तुम जो पिछले 10 साल से लगातार हमारे हमारे अधिकारों पर हमला कर रहे हो, इसको हिंदुस्तान की औरतें समझ रही हैं, और इसका जवाब तुमको अब आने वाले समय में दिया जाएगा। ये मोदी जी को समझना चाहिए। साथियों, अभी हम लोगों का सम्मेलन चलेगा और हम लोग उसमें आगे बातें करेंगे, लेकिन यहाँ जो हम पिछले 3 वर्षों के अपने आंदोलन के बाद यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पूरे देश में अफवाह जो लगातार लड़ता रहा है महिलाओं के सवाल को लेकर, हम पितृसत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम महिलाओं के हकों पर जो हमले हो रहे हैं सरकार की तरफ से, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे सवाल एक राजनीतिक सवाल बनाने की कोशिश हमेशा अफवाह ने की है, और हमने लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इस बीच में हम उसको जीते भी हैं। बिहार के भीतर जो ब्रजेश ठाकुर जैसा व्यक्ति जो शेल्टर होम चलाता था, और किस तरह से वहाँ महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ है, विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। उस विषय को पूरे बिहार के राजनीतिक पार्टियों को हम लोगों ने अपने आंदोलन के जरिए सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य किया, और तमाम विपक्ष की पार्टियां सामने आई, और उसके बाद ब्रजेश ठाकुर जो है वो जेल के भीतर गया। बिहार में पहले भी, अभी हम लोग देख रहे हैं कि पीरियड लीव की खूब बात हो रही है। बिहार ऐसा राज्य
लड़ाई लड़ी और जीती। वहाँ जो कर्मचारी संगठन था, कर्मचारी संगठन का लंबी हड़ताल थी उनकी, और हमारे आपुआ के साथी तमाम उस लड़ाई में शामिल रहे और बिहार पहला राज्य बना जहां पर महिलाओं को पीरियड लीव मिला। आज जरूर एक बार फिर कोशिश हो रही है कि जो संविदा कर्मी हैं उनके इस अधिकार को छीना जाए। अभी केरल में महिलाओं को कम से कम 1 दिन की कुछ विशेष जगहों पर विश्वविद्यालय में ये छूट मिली है, लेकिन इस तरह की लड़ाइयाँ आपुआ लड़ता रहा है। हम मजदूरों और किसानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। पूरे देश में जो स्कीम वर्कर्स की लड़ाई है वो लड़ी जा रही है स्कीम वर्कर्स संगठन के जरिए। आपुआ उसमें लगातार पूरी ताकत से पूरी हिस्सेदारी करता है। और आप लोग जानते हैं कि अभी बिहार में हाल में ही आशा कार्यकर्ताओं की लंबी हड़ताल, वहाँ जो हमारा आशा कार्यकर्ता संघ है और तमाम दूसरे संयुक्त रूप से ये लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई को जीता गया है। एक बड़ी राहत मिली है। हालांकि जो राशि है वो बहुत राशि नहीं है, लेकिन कम से कम लंबी लड़ाई लड़के वहाँ सरकार को वार्ता के टेबल पर लाना, समझौते के लिए बाध्य करना, ये वहाँ के स्कीम वर्कर्स ने किया है और उसमें आपुआ लगातार भागीदार रहा है। महिलाएं जो आपुआ के साथ मिलकर लड़ रही हैं, हम इस सरकार की तमाम नीतियों को समझ रहे हैं। मोदी जी भले कहें कि वो बहुत कल्याण कर रहे हैं महिलाओं का, कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं। आफा जी नहीं है, उन्होंने कहा कि भाई गरीब लोग उन पर निर्भर हैं, वो सम्मान के साथ बोल नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, क्योंकि मोदी की तस्वीर लगी बोरी पर, बोरी के भीतर उनको अनाज मिलता है। मोदी अपनी तस्वीर लगा करके आत्ममुग्ध हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की गरीब महिलाएं जानती हैं कि ये दया नहीं है, ये हमारा हक है। तुम कहीं दूसरे पैसे का नहीं दे रहे हो, हमारे ही टैक्स का पैसा जो तुम्हारे खजाने में जाता है। अगर ये देश आजाद कहा जा रहा है, आप आजादी का अमृत काल मना रहे हैं, आप 75 वर्ष मना रहे हैं, और इस देश के भीतर अगर लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, अगर महिलाओं को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, अगर शिक्षा का अधिकार नहीं मिल रहा है, अगर हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और इस मामले में अगर कोई कुछ कर रहा है, सरकार अगर थोड़ा बहुत कदम उठा रही है, तो वो दया नहीं कर रही है, वो हमारे आंदोलन का दबाव है, हमारी लड़ाई का दबाव है कि उसको ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। और ये सवाल आज भी है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी आखिर क्यों देश में ये न्यूनतम जो हमारी जरूरतें हैं, वो न्यूनतम जरूरतें पूरी नहीं हो रही। हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन 9.5 वर्षों में हम लोगों ने देखा है कि मोदी के आने के बाद लगातार इस देश में महिलाओं पर वार ही वार हो रहा है। इसलिए बहुत हुआ महिलाओं पर वार, दूर हटो मोदी सरकार। अब इस मोदी सरकार की कोई जरूरत नहीं है। और हमारी लड़ाई निश्चित रूप से केवल मोदी के खिलाफ नहीं है। मोदी तो एक प्रतीक है, भाजपा और आरएसएस का वो एक चेहरा बनकर के आज सामने खड़े हैं। गांव-गांव में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हर शहर में हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो पितृसत्तात्मक ताकतों को मजबूत करने की कोशिश हो रही है, नीचे मूल्यों को जो उलट देने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ महिलाएं खड़ी हों और खड़ी हो रही हैं। इसलिए साथियों, एक बार मंच पर बैठे हुए तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए कि आप लोगों ने अपना समय दिया, हमारे सम्मेलन में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ उपस्थित अपने तमाम साथियों का, बहुत सारे जो हमारे कॉमरेड्स बैठे हुए हैं, हमारे छात्र संगठन के नेता बैठे हुए हैं, दिल्ली शहर से बहुत सारे लोग हैं, पूरे देश की हमारी प्रतिनिधि तो हैं ही। आप सभी लोगों को धन्यवाद। इस सत्र को हम लोग यहीं खत्म करते हैं और अगले सत्र में मिलेंगे और देश के भीतर महिलाओं की लड़ाई बढ़ाने की, और जरूर मरियम जी ने और अरुणा जी ने जो उम्मीद जताई है कि आज जरूरत है कि इस देश के भीतर महिला आंदोलन एकताबद्ध होकर लड़े, तो एक एकताबद्ध लड़ाई, हर तबके की महिलाओं की एकताबद्ध लड़ाई,
हर धर्म संप्रदाय जातीय विभाजन जो पैदा करने की कोशिश हो रही है उसके खिलाफ महिलाओं की एकता, और तमाम सवालों पे जो महिलाएं तमाम संगठनों के साथ लड़ रही हैं, जो पितृसत्ता के खिलाफ है, जो मोदी सरकार के खिलाफ है, इन तमाम की एकता के बल पर आने वाले समय में इस देश की महिलाएं जरूर इतिहास रचेंगी। महिलाओं का हर कदम इस देश में इतिहास रचा है और आगे भी इस सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम जीतेंगे, निश्चित रूप से हम जीतेंगे। एक बार आप सबों का फिर बहुत बहुत धन्यवाद।